नमस्ते यूपी। नमस्ते यूपी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे जनपद औरैया की। औरैया का जो ऐतिहासिक इतिहास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है भारतीय इतिहास में। और औरैया के इतिहास को हम इटावा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जनपद औरैया जो है वो इटावा के दो तहसीलों को काट करके अस्तित्व में आया हुआ है। इसलिए जब भी हम औरैया के इतिहास की चर्चा करेंगे तो ये इटावा के इतिहास से मिला जुला इतिहास है। तो चलिए आइए अब हम चर्चा करते हैं, औरैया की शुरुआत करते हैं। औरैया जो जिस मंडल के तहत आता है वो है कानपुर मंडल। और जो औरैया का जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र माना जाता है। अभी हमने आप लोगों से शुरुआत में चर्चा की कि औरैया इटावा के दो तहसीलों को काट करके बनाया गया है। और औरैया जिला जो अस्तित्व में आया था ये 18 सितंबर 1997 को इटावा के दो तहसीलों को काट करके बनाया गया। औरैया का जो मुख्यालय है वो औरैया है। यहां से नेशनल हाईवे मतलब NH2 गुजरता है, जिसे मुगल सराय रोड भी कहा जाता है। और औरैया का जो ODOP है, जैसे हर जिले में हम चर्चा करते चले आ रहे हैं, हर जिले के ODOP का एक जिला एक उत्पाद की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से औरैया के में जो है ODOP के रूप में देसी घी, दूध प्रसंस्करण देसी घी को ODOP का चिन्ह मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं औरैया के इतिहास की। औरैया के इतिहास को हम प्रारंभिक इतिहास के रूप में, मध्यकाल के इतिहास के रूप में, आधुनिक काल के इतिहास के रूप में पढ़ेंगे। और मैंने शुरुआत में ही बोला कि जब औरैया के इतिहास की चर्चा करेंगे तो वो इटावा से जुड़ा हुआ इतिहास रहेगा औरैया का। अभी हमने चर्चा किया कि जो औरैया जिला बना था वो इटावा जिले से काट करके 18 सितंबर 1997 को अस्तित्व में आया था। और शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि औरैया का जो इतिहास है वो उसे इटावा से अलग नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र के जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पे राजा भरत के 5वें जो उत्तराधिकारी हैं, राजा अजमीत, इनके नाम की चर्चा आती है। यहां तक का जो शासनकाल होता है वो पारंपरिक इतिहास के रूप में औरैया को जाना जाता है। अब हम अगर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करते चलें, इसमें आगे स्टेप हम जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि औरैया में एक राजा और थे जिनका नाम चर्चा में रहा, राजा बृहदवंशु। राजा बृहदवंशु की चर्चा औरैया के लिए क्यों की जाती है? क्योंकि औरैया में जब राजा बृहदवंशु राजा थे तो उसी समय औरैया अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रहा था, अपनी उन्नति को प्राप्त कर रहा था। और राजा बृहदवंशु ने ही गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को इसमें शामिल करके अपनी राजधानी कनपिल्ले में स्थापित की। मतलब राजा बृहदवंशु ने गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था इसको अपने क्षेत्र में शामिल करते हुए वो राजधानी बनाया कनपिल्ले। इसलिए राजा बृहदवंशु जो थे उनको एक अलग से प्रसिद्धि प्राप्त है, क्योंकि इन्हीं के समय में जिला औरैया, जो कि वर्तमान समय में जिला औरैया है, जो कि इटावा से अलग होकर के बनाया गया है, ये अपने उन्नति को प्राप्त कर रहा था। महाभारत काल में भी इस क्षेत्र का जिक्र आता है। और जिक्र आने का पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो एक कारण है भगवान महावीर का इस क्षेत्र से वर्षा ऋतु के दौरान गुजरने का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे कोई पूछता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, इसको आप माइंड में रख सकते हैं कि महाभारत के दौरान इस क्षेत्र का जो उल्लेख आता है वो भगवान महावीर के नाम पे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर इसी क्षेत्र से वर्षा ऋतु के समय यहीं से गुजरे हुए थे। ठीक है, अब हम आते हैं मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल में औरैया क्षेत्र की स्थिति क्या थी? हम बार बार औरैया की बात इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान में जो अस्तित्व उस क्षेत्र का है वो औरैया से जुड़ा हुआ है और इटावा से जुड़ा हुआ है। तो हम जहां पे इतिहास की बात करेंगे हम औरैया की भी चर्चा करेंगे और इटावा की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया
कि औरैया के इतिहास की जब हम चर्चा करते हैं तो हम इटावा को उससे अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, औरैया जिले में पांचाल मौर्यों का प्रभुत्व बढ़ता गया। जब मौर्य वंश का पतन हुआ उसके बाद पांचाल मौर्यों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया इस क्षेत्र में। ठीक है, यह बात आप याद रख सकते हैं। औरैया जिले का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ का ऐतिहासिक महत्व काफी बढ़िया है, काफी बड़ा है। अब हम बात करते हैं गुप्त काल की। यहाँ पे गुप्त काल में कई राजा हुए, आप लोग बाकी इतिहास पढ़ते होंगे। अभी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो स्पेसिफिक यूपी के बारे में, और यूपी में भी स्पेसिफिक जिला वाइज हम चल रहे हैं। तो हम सिर्फ एक जिले की चर्चा करते चल रहे हैं, हर वीडियो हमारा एक अलग अलग जिले के रूप में बनाया जा रहा है। तो हम सिर्फ अगर गुप्त काल के शासकों की बात करें तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त जैसे जब शासनकाल में जो ये क्षेत्र आया था उस समय इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित थी। और 18वीं शताब्दी में यह जिला कन्नौज में राजा यशोवर्मन के अधिकार में आ गया। राजा यशोवर्मन के अधिकार में आ गया। साथ ही साथ 9वीं और 10वीं सदी के दौरान इस क्षेत्र पे गुर्जर प्रतिहारों का शासन हो गया था। आप सीक्वेंस याद करते चलिएगा, एक सीक्वेंस वाइज ही हमने इस पीपीटी को बनाया हुआ है और उसी सीक्वेंस के हिसाब से हम आपको बताते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, पढ़ाते चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक आप अलग से जब इस वीडियो को देखते चले तो आप एक डायग्राम बनाते चले, एक प्लेन पेपर ले लें, उस पर अपना डायग्राम बनाते चले, उससे आपको आसानी हो जाएगी। हमने डायग्राम इसलिए नहीं बनाया कि हम लोगों का मानना यह होता है कि थोड़ी मेहनत स्टूडेंट को भी करनी चाहिए। बाकी सारी चीजें हम आपको यहां दे रहे हैं। जब आप अपनी तरफ से डायग्राम बनाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में चलता रहेगा और वो याद होता चला जाएगा। इसलिए हम डायग्राम नहीं बनाए। तो आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में हम आपको बताते जा रहे हैं उस सीक्वेंस में एक डायग्राम बनाते जाइए, आपको बहुत ही आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। अब हम अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ 12वीं शताब्दी के अंत तक यहां पे मुस्लिम शासन भी प्रारंभ हो गया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है औरैया के संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए कि अकबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में औरैया जो है वो आगरा प्रांत का हिस्सा बन गया था। औरैया आगरा प्रांत का हिस्सा किसके शासनकाल में बना? अकबर के। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब हम जब प्राचीन इतिहास की बात किए, मध्यकालीन इतिहास की बात किए, तो हम आधुनिक काल के इतिहास को छोड़ नहीं सकते। और आधुनिक काल के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ है, वो रहा रोहिल्ला और मराठा का संघर्ष। रोहिल्ला और मराठों का जो संघर्ष हुआ था इसकी चर्चा जब भी होगी तो औरैया और इटावा का नाम आएगा। और इसमें अहमद शाह दुर्रानी का नाम आएगा, जिसने 1760 में भारत पर आक्रमण किया और 1761 में पानीपत में मराठों की हार हो गई। 1760 में अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे 1761 में पानीपत में मराठों की हार हुई और अहमद शाह दुर्रानी ने रोहिल्ला नेताओं को भूमि आवंटित की, मतलब भूमि उनको दी, जिसमें इनायत खान को जो भूमि दी थी उसमें इटावा भी शामिल था। मतलब जब रोहिल्ला और मराठों का संघर्ष हुआ और 1761 में मराठों की हार हुई, उस हार के पश्चात दुर्रानी ने, जिसका पूरा नाम अहमद शाह दुर्रानी था, दुर्रानी ने अपने रोहिल्ला नेताओं को भूमि दी
और उस भूमि को देने में इनायत खान जो एक रोहिल्ला नेता था, उसमें इटावा भी शामिल था। जो भूमि आवंटित किया वो इटावा भी इनायत खान को दे दिया गया। 1762 में रोहिल्ला सेनाएं मराठा को इटावा से बाहर निकाल दिया। मतलब मराठा इटावा पे अभी हावी थे और 1762 में रोहिल्ला के जो सेनाएं थी उन्होंने मराठों को इटावा से भी बाहर निकाल दिया। अब वहां पे रोहिल्लाओं का शासन हो गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, यहां पे रोहिल्लाओं का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध हो रहा था। और यह विरोध कौन कर रहा था? वहां के ऐसे स्थानीय नागरिक जो कि कर का भुगतान नहीं करना चाहते थे। ऐसे लोग रोहिल्ला सेनाओं का विरोध कर रहे थे। यह हो गई इतिहास की बात जो कि औरैया जिले की थी। और ये औरैया का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, चाहे प्राचीन काल का हो, मध्यकाल का हो और आधुनिक काल का हो, ये सिर्फ औरैया जिले का नहीं था। औरैया से सटा इटावा भी इसको एक ही साथ इसको आप मान करके उसके इतिहास को चल सकते। मानना नहीं है बल्कि वास्तविकता थी कि इटावा का इतिहास औरैया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये इतिहास की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि औरैया और इटावा कितना इंपॉर्टेंट रहा है भारतीय इतिहास में। अब हम औरैया के भौगोलिक स्थिति पे अगर हम चर्चा करें तो औरैया जिला 26 डिग्री 21 मिनट से 27 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 45 मिनट से 79 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देखिए, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप कल के दिन सिविल सेवक बनकर के अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो आपको आपके जिले में एक मैप लगा रहेगा उस जिले का, और वहां पे सब कुछ मेंशन रहेगा। अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नदियों की चर्चा करें तो औरैया में 3 प्रमुख नदियां बहती हैं। पहला यमुना, दूसरा अरिंद और तीसरा सेंगर। लेकिन इन 3 नदियों में यमुना नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है औरैया के लिए। ठीक है, 3 नदियां हैं, यमुना, अरिंद और सेंगर, जिसमें यमुना नदी औरैया जिले की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यहां की जो जलवायु है ये सूखी जलवायु है और हेल्थ के लिए ठीक है, अच्छी है, नुकसानदायक नहीं है। अब भौगोलिक स्थिति में हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि यूपी का एक जिला किसी न किसी जिले से उसकी सीमाएं टच होती हैं। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि औरैया का जो सीमावर्ती जिला है वो कौन कौन है। मतलब औरैया के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। तो औरैया के पूर्व में जो पड़ता है वो पड़ता है कानपुर देहात, और पश्चिम में इटावा। इटावा से ही औरैया जिला अलग हुआ है। उत्तर में पड़ता है कन्नौज, पूर्व में कानपुर देहात, पश्चिम में इटावा, उत्तर में कन्नौज और दक्षिण में जालौन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो सीमावर्ती जिले हैं औरैया की, वो पूरब में कानपुर देहात, पश्चिम में इटावा, उत्तर में कन्नौज और दक्षिण में जालौन। अब हम बात करेंगे, जैसे हर जिले की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, उसी तरीके से औरैया जिले की अर्थव्यवस्था क्या है, औरैया जिले का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप ही में से कोई उस जिले का एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, डीएसपी बनेगा,
तो आपको पता रहे औरैया जो जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो घोषित औद्योगिक क्षेत्र के जो पिछड़े जिलों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में औरैया का भी नाम है। मतलब औरैया को राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़े जिलों में से एक माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे उद्योग काफी कम मात्रा में है और जो उद्योग हैं ये औरैया के दो क्षेत्रों में फैले हुए हैं। पहला क्षेत्र है दिवियापुर, कुछ लोग दिवियापुर पढ़ते हैं, कुछ लोग डिबियापुर पढ़ते हैं, और दूसरा क्षेत्र है औरैया शहर वाला बेल्ट। और यहां पे जो उद्योग हैं इन दोनों क्षेत्रों में, यहां पे दाल मिल और चावल मिल ये दोनों अधिक मात्रा में है। मतलब जो औरैया का जो औद्योगिक बेल्ट जिसको कहा जा सकता है वो डिबियापुर है और औरैया शहर है, जहां पे दाल मिल और चावल मिल है। इसके अलावा औरैया में देसी घी का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि औरैया जिले से दाल, चावल और देसी घी औरैया जिले की जो वहां की आपूर्ति है, जो डिमांड है उसको पूरा तो करता ही है, डिमांड को पूरा करता है। डिमांड पूरी करने के बाद वो अन्य नगरों, अन्य राज्यों में भी उसकी सप्लाई करता है। ठीक है। इसके अलावा औरैया में लकड़ी के फर्नीचर का भी काम बड़े पैमाने पर किया जाता है और फर्नीचर का जो डिमांड है उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है वहां के फर्नीचर की क्वालिटी, औरैया के फर्नीचर की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। दूसरा रेट, रेट जो है मतलब अच्छा रेट होता है, बाकी जगहों की तुलना में बढ़िया रेट माना जाता है, कम रेट मिलते हैं, मतलब सस्ता भी होता है और क्वालिटी भी होती है। इसको इस लैंग्वेज में समझ सकते हैं। औरैया में जो उद्योग है काफी बड़े उद्योग नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूं, क्योंकि राज्य द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो औद्योगिक पिछड़े क्षेत्रों की लिस्ट है उसमें औरैया भी शामिल है। तो छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें चावल एवं दाल मिलों की मैंने बात आपको बता दी, देशी घी जो कि ओडीओपी के रूप में चिन्हित किया गया है, जैविक उद्योग, गैस उद्योग, फिर जो कृषि आधारित मतलब एग्रीकल्चर वहां होता ही है क्योंकि वहां का जलवायु अच्छा है, वहां पे 3-3 नदियां बहती हैं। इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर की बात हो गई, कागज आधारित उद्योग की बात हो गई, चमड़ा आधारित उद्योग की बात हो गई, प्लास्टिक आधारित उद्योग, ये थोड़े थोड़े, कोई बहुत बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे लेवल पे ऐसे उद्योग फैले हुए हैं। यहां पे एनटीपीसी जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहा जाता है वो भी है। यहां पे यह गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र है। और यह है कहां पे? मैंने आपको बताया था अभी, दिबियापुर एक जगह है, डिबियापुर या दिबियापुर, वहां पे यह स्थित है। इसके अलावा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल भी यहां पे है। और ये स्थित कहां पे है? ये पाटा में स्थित है। औरैया में एक जगह है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है पाटा, और ये पाटा में ही गेल स्थित है। गेल की फैक्ट्री को आपको यहां पे दिखाया गया है, आप यहां पे देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। शुरुआत में हमने आपको बात बताई कि औरैया में जो ओडीओपी के रूप में चिन्हित किया गया वो देसी घी के रूप में चिन्हित किया गया। यहाँ पे देसी घी का आपको फोटो दिख रहा होगा, रवेदार घी होता है, काफी टेस्टी घी होता है, बढ़िया होता है, खाने में काफी मतलब अच्छा होता है और फायदेमंद होता है। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। अगर देसी घी ओडीओपी है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। अगर देसी घी हो रहा है तो दूध ज्यादा हो रहा होगा, दूध अगर ज्यादा हो रहा है तो मतलब वहां पे पशुपालन व्यवसाय बहुत अच्छा होगा। तो मतलब आप रिलेट करके ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि यहां पे पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय के रूप में है। अब प्रशासनिक व्यवस्था की बात अगर हम करें तो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इटावा से 2 तहसील अलग हुई थी,
जिससे जनपद औरैया का निर्माण हुआ था, जनपद औरैया अस्तित्व में आया था। पहली तहसील थी स्वयं औरैया और दूसरी तहसील थी बिधुना। इन दो तहसीलों को काट करके इटावा से 18 सितंबर 1997 को औरैया जिले का अस्तित्व में लाया गया। इसके अलावा औरैया में 2014 में एक नई तहसील शामिल की गई, नई तहसील बनाई गई, जिसे अजीत मल के नाम से जाना जाता है। मतलब औरैया में 3 तहसीलें हैं, औरैया, विधुना और 2014 में बनाई गई तहसील, नई तहसील बनाई गई अजीतमल। अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र इटावा और कन्नौज, इन्हीं दो लोकसभा क्षेत्रों से कुछ आंशिक हिस्सा औरैया कहा जाता है, इटावा में लोकसभा में पड़ जाता है, और बाकी कुछ हिस्सा कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में पड़ जाता है। एक सीट जो है आपकी इटावा वाली जो संसदीय क्षेत्र है वो एससी के लिए रिजर्व है, और बाकी दूसरी सीट कन्नौज के नाम से है। अब यहाँ पे जो 3 तहसीलें, इसकी चर्चा भी हमने कर ली है। औरैया और बिधुना जो कि इटावा से काट करके बनाई गई थी, अजीतमल जिसे 2014 में बनाया गया था। यहाँ पे 7 ब्लॉक हैं, 474 ग्राम पंचायतें हैं, 839 ग्राम हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इटावा और कन्नौज। मतलब औरैया स्वयं में कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है। इटावा लोकसभा क्षेत्र में औरैया का आंशिक क्षेत्र आता है, बाकी जो क्षेत्र आता है वो कन्नौज के लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, पहला डिबियापुर, दूसरा औरैया जो कि एससी के लिए आरक्षित है, और तीसरा जो क्षेत्र है वो है बिधुना। अब अगर हम औरैया के सेंसस की बात करें तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो है 13,79,545, 1379545, और जो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 684 वर्ग किलोमीटर, 684 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है, जबकि सेक्स रेशियो यहाँ का जो है वो 864 है। और 2001 से 2011 के बीच अगर हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो 16.98% रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि हम लोग जो जनसंख्या या सेंसस से रिलेटेड कोई भी जो कंटेंट ले रहे हैं वो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ले रहे हैं, और आपसे जो प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो 2011 को ही आधार बना करके पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन्हीं डेटा को फॉलो करें जो आयोग जिसकी डिमांड करता है। अब हम अगर कुछ पर्यटन स्थलों की बात करें तो उसमें एक गुरैया मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और यह अपने वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। यह वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है और यह भगवान शिव के मंदिर के रूप में समर्पित है। दूसरी बात हम करें भगवा काली मंदिर का जो यज्ञ स्थान है, यहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि ये कब से संबंधित है। जो प्राचीन कहानियां और रीति रिवाज हैं उसके अनुसार इस यज्ञ स्थान, इस मंदिर का जो संबंध बताया जाता है वो 11वीं शताब्दी का बताया जाता है, जबकि अगर पुरातत्व के हिसाब से देखा जाए तो यह यज्ञ स्थान या यह मंदिर 18वीं शताब्दी में बनाया हुआ माना जाता है। अब अगर हम देवकली मंदिर की बात करें जो कि औरैया का जो महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी, उस यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, और यहां पर सावन के महीने में हर साल मेला आयोजित किया जाता है। आपको पता है कि सावन के महीने में हर शिव मंदिर पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से
यह जो मंदिर देवकली मंदिर का जो शिवलिंग है, यह भी उस सावन के मेले के आयोजन से अछूता नहीं है। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप जनरली रिलेट कर सकते हैं, जिसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बहुत ही दिमाग खोल करके पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आप उन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला मंदिर, जो कामदेव मंदिर है। यह औरैया के पुराने मंदिरों में एक मंदिर माना जाता है। इसी तरीके से जो बड़ी देवी मंदिर है, बड़ी देवी मंदिर, यह औरैया जिले के जो सभी देवी मंदिर जितने भी देवी मंदिर हैं, उनमें सबसे पुराना मंदिर है और यह फफुंड रोड औरैया में स्थित है। अब हम बात करते हैं यहां के लैंग्वेज की। यहां पे एक लैंग्वेज यूज किया जाता है भदौरी, जिसकी उत्पत्ति जो है भदावर से हुई है। भदावर मतलब भदौरिया राजपूतों का घर, भदौरिया राजपूतों का घर भदावर। यहां से एक भाषा की उत्पत्ति हुई है जिसे भदौरी कहते हैं। और यह भदौरी, यह जो भाषा भदौरी है, यह बुंदेलखंड में जो भाषा बोली जाती है बुंदेलखंडी, उसी का एक रूप माना जाता है। तो औरैया में एक लोकल लैंग्वेज बोली जाती है जिसे भदौरी कहते हैं, जो बुंदेलखंडी भाषा का एक रूप है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल लैंग्वेज में भदौरी लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। यहां पे भदौरी लैंग्वेज के अलावा पंजाबी, बंगाली और सिंधी भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पंजाबी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, और मुख्य भाषा के रूप में भदौरी है, जिसकी उत्पत्ति भदावर से हुई है। भदावर मतलब भदौरिया राजपूत के घरों से। अब अगर हम नृत्य और संगीत, हर क्षेत्र का अपना एक अलग लोकल नृत्य होता है, लोकल संगीत होता है। और लोकल नृत्य में यहाँ पे जो ये क्षेत्र भी बुंदेलखंड से का अपना एक लगाव रखता है, तो यहाँ पे भी आल्हा, फाग, कजरी और रसिया जैसे लोक गीत प्रसिद्ध हैं, जो कि समय समय पर इनको गाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक नृत्य प्रचलित है जिसका नाम है बंजसा। बंजसा नामक एक नृत्य है जिसका संबंध औरैया जिला से है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि नृत्य संगीत ये मैच करने को आता है। तो यहां का जो नृत्य है वो बंजसा है। ध्यान रखिएगा, बंजसा जो नृत्य है वो जिला औरैया से संबंध रखता है। यहां पे बंजसा नृत्य किया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ पे विशेष रूप से गांवों में पौराणिक कथाओं पर आधारित नौटंकी और नाटकों का अक्सर बड़े सम्मेलन में मंचन किया जाता है, जहां पे बड़ी मात्रा में भीड़ आती है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा कृषि पे आते हैं। कृषि में औरैया जिले में बासमती चावल होता है। बासमती चावल औरैया जिले में होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बासमती के स्वाद और क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए 10 प्रकार के कीटनाशकों पर रोक लगा दिया है। और ये रोक उत्तर प्रदेश के उन 30 जिलों में लगाया गया है जहां पे बासमती चावल का उत्पादन होता है। और इन 30 जिलों में जिला औरैया भी आता है, जहां पे बासमती चावल के स्वाद और क्वालिटी को बचाने के लिए इन 10 प्रकार के कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए 57 जिलों में पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। उन 57 जिलों में जिला औरैया का भी नाम शामिल है। अगर 57 जिलों की बात की जाएगी तो साइबर अपराध को रोकने के लिए, साइबर अपराध के रोकथाम के लिए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं।
और उन 57 जिलों में औरैया भी शामिल है। 2-3 पॉइंट हैं जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हैं जिला औरैया से, कहीं ना कहीं उसमें जिला औरैया का नाम आता है, तो हम उस पर भी चर्चा करते चलते हैं। जैसे राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना 3 है, जिसमें औरैया, आंवला और दादरी, इन 3 जगहों पे गैस आधारित तापीय परियोजना जो कि एनटीपीसी की है स्थापित है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर और तीसरा औरैया। मतलब सर्वाधिक साक्षर जिलों वाले में अगर हम चर्चा करेंगे तो औरैया का तीसरा स्थान आता है। और कन्नौजी जो भाषा बोला जाता है, कन्नौजी भाषा किन किन जिलों में बोला जाता है, उन जिलों की जो लिस्ट है उस लिस्ट में भी औरैया का नाम आता है। मतलब औरैया में भी कन्नौजी भाषा बोला जाता है। और कन्नौजी भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र हैं वो है कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया और कानपुर देहात। औरैया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी बोला जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। औरैया को एक उपनाम दिया गया है द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यह बात आपको याद रखने की जरूरत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सभी लोग जानते हैं, जो कि चित्रकूट से इटावा तक जाता है। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है, 296.07 किलोमीटर, जो कि 4 लेन का है। और यह किन किन जिलों से होकर के गुजरता है, उसमें चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है और इटावा है। इन जिलों से होकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है, जो कि 296.07 किलोमीटर का है और यह 4 लेन की एक्सप्रेसवे है। ठीक है, अब ये लगभग औरैया जिले की सारी बात हमने चर्चा कर ली, चाहे वो औरैया जिले का इतिहास रहा हो, उसकी भौगोलिक स्थिति रही हो, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था रही हो, वहाँ का पर्यटन रहा हो, वहाँ का ओडीओपी रहा हो, इन सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली है। अब इस जिले से रिलेटेड एक प्रश्न है, और सिर्फ ये प्रश्न इस जिले से रिलेटेड नहीं है, मैं हर वीडियो में बोलता जा रहा हूं। ओडीओपी एक जो योजना चलाई गई है, इससे रिलेटेड या तो किसी एक जिले से संबंधित पूछा जा सकता है, या ओवरऑल उत्तर प्रदेश में ओडीओपी का जो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो रहा है, उस आर्थिक विकास में ओडीओपी का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, या मेंस में पूछा जा सके या इंटरव्यू में पूछा जा सके। और इसके अलावा आपसे प्रीलिम्स में किसी जिले के ओडीओपी प्रोडक्ट की बात की जा सकती है। तो आप भी इन प्रश्नों को देखिए और इसको लिखने का प्रयास करिए। देखिए, हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि हम आप लोगों से भी कुछ काम करवाएं, नहीं तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम इसका एक मॉडल आंसर दे करके आपको यहां बोल दें, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आपको सफल होना है तो आपको लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अगर किसी को यह लगता है कि बिना आंसर राइटिंग के मैं सफल हो जाऊंगा या सफल हो जाऊंगी, तो वह सिर्फ दिन में सपना देखने वाला काम कर रहा है। मेरी बात पे विश्वास करिए, और हर सफल छात्र के पीछे की सफलता की कहानी अगर आप समझेंगे तो उनकी राइटिंग स्किल सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो उनको सफल बनाता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो भी छात्र साल, 1.5 साल, 2 साल अगर पढ़ाई कर लेता है तो उसके पास कंटेंट की कमी नहीं होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर उसका रिजल्ट रुक रहा है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कमजोरी है वो है लेखन शैली की, राइटिंग स्किल की। तो हमारा मानना है और आयोग का मानना है, कॉपी चेक करने वालों का मानना है, रिजल्ट देने वालों का मानना है कि अगर आप अच्छा लिखते हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी है ही,
आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए कि जब एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जाए तो वो देख करके उसको अच्छा लगे और वो पढ़ने के लिए, आपके आंसर को पढ़ने के लिए उत्साहित रहे, आपके प्रश्नों को पढ़े। आपका प्रेजेंटेशन इतना शानदार होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार उसकी जो मेन बॉडी है वो बढ़िया लिखा होना चाहिए, जो पैराग्राफ आप लिखते हैं पैराग्राफ के बीच लिंकेज होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो इस पे जब आप ध्यान देते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है अगर आपकी राइटिंग स्किल शानदार हो। और राइटिंग स्किल अच्छी कैसे होगी? सिर्फ किसी भी कोचिंग संस्थान का आप आंसर क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे और आपको लगेगा, या उनके यहाँ टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले लिया, आपको लगा कि मैं तो आंसर लिख रहा हूं, और कॉपी में आपको फीडबैक कैसे दिए जाते हैं, अच्छा प्रयास है, मेहनत करिए, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे कमेंट से आप बचिए और जिनसे भी आप कॉपी चेक करा रहे हैं उनको बताइए कि नहीं, आप हमको एक एक पॉइंट पे हमसे डिस्कस करिए, किस क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए था। लोग कहते हैं मॉडल आंसर पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। सफलता पाना आपका अधिकार है, क्योंकि आप उसके लिए इतना त्याग कर रहे हैं, परिवार से दूर हैं, परिवार माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा लेकर के आ रहा है, उनके संघर्षों से, कितने संघर्षों के बाद वो पैसा इकट्ठा हो रहा है जो आपको दिल्ली भेज रहा है या इलाहाबाद भेज रहे हैं या लखनऊ भेज रहे हैं। और उस पैसे की कीमत माँ बाप के सपनों को पूरा करने का दायित्व तो आपके ऊपर है। और उस दायित्वों को पूरा करने के लिए जो भी आपका मेंटोर है, जो भी आपका टीचर है, जो भी आपका गुरु है, उनसे आप अपनी कमियों को दूर करवाइए। कमी को दूर कराने में संकोच बिल्कुल मत करिए। उनसे कहिए कि ऐसे कमेंट मत दीजिए, अच्छा है, प्रयास जारी रखिए, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, राइटिंग सुधारिए, ये सबसे बिल्कुल हट जाइए। राइटिंग आपकी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर या कोई भी आपकी जो कॉपी चेक करता है उसको पढ़ने में वो बातें आए, उसको समझ में आए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खूब लिखिए, पढ़िए कम, लिखिए खूब। अगर आप 45 मिनट पढ़ते हैं तो उस 45 मिनट में पढ़ी हुई चीज को 15 मिनट में लिखने का प्रयास करिए। और ध्यान रखिए कि कोई चीज अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं तो उसको शाम में लिखिए, अगर शाम को पढ़ रहे हैं तो सुबह लिखिए। मेरे अनुसार कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए। क्यों? तभी आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ी हुई चीज में से कितना % आपके माइंड में रुका हुआ है, आपको कितनी चीजें याद हैं। इसलिए मेरा हमेशा मानना, मैं हमेशा छात्रों को यह सुझाव देता हूं कि आप तुरंत पढ़ के तुरंत मत लिखिए, ये आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर इस धोखा से बचना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, उनके संघर्षों को सलाम करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए। और रिजल्ट के जरूरी है कि ईमानदारी पूर्वक अपनी कमियों को जांचिए, समझिए और अपने जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनसे उन समस्याओं को दूर करवाइए। और अगर आपने ऐसा कर दिया, साल भर तक कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रशासनिक कुर्सी पर बैठाने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल आप बैठेंगे और जिले की कमान संभालेंगे। हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, हर छात्र के अंदर वो क्षमता है जो दूसरा छात्र रैंक 1 पे बैठा हुआ है। और अगर सिर्फ कमी है तो आप अपनी कमियों को खुद नहीं जानना चाहते हैं। जिस दिन आप इस बात को लेकर के जागरूक हो जाएंगे कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, उसी दिन से आपकी सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे और अंततः जो आपकी सफलता है उस सफलता तक आप पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आज हमने जिला औरैया की चर्चा की और अब ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम यहीं अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। अब अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।